हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में परावैद्युत क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं, उनका विद्युत क्षेत्र में कैसा व्यवहार होता है, परावैद्युतांक क्या होता है, ये सारी जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये सब कुछ समझने वाले हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और अपने नोट्स बहुत अच्छे तैयार करिए इस टॉपिक के बारे में, ताकि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। परावैद्युत क्या है? तो फ्रेंड्स, यदि मैं एक शब्द में आपसे कहूं कि परावैद्युत क्या है, तो वो शब्द है कुचालक। हाँ, कुचालक कह देने से ही बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो गया। ये हमारे लिए नया नहीं है। अब कुचालक के बारे में हम क्या जानते हैं, तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या उससे मैच करती है। तो वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा या आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, कुचालक कहलाते हैं। तो यही तो यहां भी लिखा हुआ है। अब इसमें एक लाइन और बढ़ गई। वो क्या बढ़ गई? लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युतीय प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। अब ये विद्युतीय प्रभाव क्या होता है, और इनको हम, अगर ये कुचालक हैं, तो परावैद्युत क्यों कह रहे हैं? ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो विद्युतीय प्रभाव मतलब विद्युत, जब हमने किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखा था तो उसने जो प्रभाव दर्शाया था वो विद्युतीय प्रभाव था। मतलब उसमें आवेश प्रेरित हो गया था। तो क्या इन कुचालक में भी आवेश प्रेरित हो जाता है? जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल हो जाता है। अब आपके मन में डाउट आया होगा कि ये तो सर कुछ गलत बता रहे हैं। चलिए इसका शंका का समाधान तुरंत कर देते हैं। देखिए, उदाहरण कागज, मोम, तेल हमने लिए हैं। कागज तो कुचालक ही है ना। अब आपको याद होगा, जब हमने ये चैप्टर अपना स्टार्ट किया था, उसके पहले हम फर्स्ट चैप्टर में आवेश को पढ़ रहे थे। इस वाले चैप्टर में विभव को पढ़ रहे हैं, इसको नहीं। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने आवेश को पढ़ा है। और जब आवेश को हमने सीखा था तो आवेश को कागज के एग्जाम्पल से ही सीखा था। एग्जाम्पल लिया था कि हमने प्लास्टिक का स्केल लिया, उसको सूखे बालों से रगड़ा, फिर उसको कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर हम ले गए। तो क्या हुआ? वो कागज के छोटे टुकड़े उस स्केल से चिपक जाते हैं। अब प्लास्टिक का स्केल तो रगड़ने से आवेशित हो गया था, लेकिन कागज के टुकड़ों पर तो आवेश था ही नहीं। फिर वो कैसे चिपके? तो यही तो प्रेरण था कि प्रेरण के कारण कागज में भी विपरीत आवेश आ गया और वो उससे आकर्षित होकर चिपक गए। इसका मतलब कागज में आवेश प्रेरित हुआ ना। अब आपके मन में डाउट हुआ होगा, तो फिर ये जो परावैद्युत हैं, ये कुछ कुचालक से अलग हैं। अगर इनमें आवेश प्रेरित हुआ है, फिर तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। जी नहीं, देखो लिख रहा हूं मैं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होती है। अर्थात कुचालक या विद्युत रोधी को ही परावैद्युत कहते हैं। तो इसलिए आप ये बिल्कुल ना सोचें कि ये कुछ अलग है, ये वही कुचालक हैं। अब एक बात आती है कि ये कुचालक हैं, विद्युत का प्रभाव भी दर्शा रहे हैं। मतलब शेर की खाल में भेड़िए जैसे हैं, दिख रहे हैं हमको क्या? कुचालक, और काम कर रहे हैं चालक जैसा। तो अब अगर ये चालक जैसा काम कर रहे हैं तो उनको परावैद्युत क्यों कह रहे हैं? इनको हम कुचालक, जैसे चालक और कुचालक में अंतर हम पढ़ाता कि जो आवेश का चालन करे वो चालक, जो आवेश का चालन नहीं करे वो कुचालक। तो फिर इनको हम कुचालक ही क्यों नहीं कह देते हैं, परावैद्युत क्यों कह रहे हैं? तो ये शब्द इसलिए लिया है क्योंकि ये जो हमारे परावैद्युत या कुचालक होते हैं, जब हम इनको किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये उस विद्युत के प्रभाव को कम करते हैं, उसके प्रभाव को रोकते हैं। तो जो वैद्युत के प्रभाव को कम करे वो परावैद्युत। तो कुचालक अपने में से आवेश को प्रवाहित नहीं होने देगा, चालन नहीं करेगा, इसलिए वहां नाम दे दिया कुचालक। अब हमारे पास जो कुचालक है वो हमारे इलेक्ट्रिक के प्रभाव को कम कर रहा है, तो हमने उसको एक नाम और दे दिया, डाई इलेक्ट्रिक्स। एक ही चीज के कई नाम हो सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, इस प्रकार मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि परावैद्युत का मतलब कुचालक ही होता है। अब इसके प्रकार कितने होते हैं? तो फ्रेंड्स, इसके 2 प्रकार हैं। मतलब हमने इन कुचालक पदार्थों को, जिनको हम परावैद्युत कह रहे हैं, 2 भागों में बांटा है। अब वो 2 प्रकार कौन से हैं? तो एक है ध्रुवीय परावैद्युत और दूसरा है अध्रुवीय परावैद्युत। तो अब ये ध्रुवीय और अध्रुवीय क्या है? तो पहले हम इन चित्र के माध्यम से इसके बारे में समझ लें, फिर ये डेफिनेशन आपको बताऊंगा। देखिए, हम सब जानते हैं प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है। तो चाहे वो ध्रुवीय परावैद्युत हो, अध्रुवीय परावैद्युत हो, चाहे चालक हो, सबके अंदर अणु होंगे। अणु की अपनी संरचना एक जैसी है कि उसके नाभिक में धनावेश है, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, है ना। ये तो हम सब जानते हैं। हमने आवेश उत्पत्ति का जो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पढ़ा है वहां इसको समझाया भी है। अगर आप भूल गए हो तो वहां देख सकते हैं। तो अब हमारे पास प्रत्येक पदार्थ में धनावेश और ऋणावेश दोनों होता है। बस अंतर इतना है कि जो चालक होते हैं उनमें जो सबसे बाहर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली कक्षा से फ्री हो जाते हैं और चालन में भाग लेते हैं, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। लेकिन जो कुचालक हैं, इन कुचालक में वो उस कक्षा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए वो फ्री नहीं हो पा रहे हैं। इसमें इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नगण्य है, लेकिन इसमें आवेश तो है। तो अब हम इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो फिर हम आवेश को एक दूसरे तरीके से समझ रहे हैं। वो हम कैसे समझ रहे हैं कि हमारे पास जो आवेश वितरित हैं उनका हम एक केंद्र बनाएं, मतलब उनको किसी एक बिंदु पर केंद्रित माने। जैसे हमने 11th क्लास में द्रव्यमान का केंद्र पढ़ा है, सेंटर ऑफ मास। जैसे इस पेन का सेंटर ऑफ मास का होगा तो हम जानते हैं बीच में होगा, क्योंकि यहां से इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। तो ऐसे ही जब हम वितरित आवेश को किसी एक पॉइंट पर केंद्रित मान लेंगे तो वो आवेश का केंद्र कहलाएगा। तो अब हमारे पास धनावेश भी हैं तो धनावेश का केंद्र होगा, ऋणावेश भी फैले हुए हैं कक्षाओं में, तो उन सब का कोई एक केंद्र होगा जहां हम संपूर्ण ऋणावेश को केंद्रित मान लेंगे, ऋणावेश का केंद्र कहलाएगा। धनावेश का केंद्र तो नाभिक हो जाता है। अगर एक से ज्यादा अणु है तो फिर ऐसे धनावेश का केंद्र वैसे ऋणावेश का केंद्र भी होगा। तो इस प्रकार अब हमने इन आवेशों को ऐसा वितरित ना मानकर इनका एक केंद्र माना, जिस पर ये संपूर्ण धनावेश या ऋणावेश हम केंद्रित मानेंगे और उसको धनावेशों का केंद्र और ऋणावेशों का केंद्र बोलेंगे। तो अब हमारे पास कुछ परावैद्युत ऐसे होते हैं जिनके पदार्थ जो हैं उनके अणुओं में धनावेशों का केंद्र और ऋणावेशों का जो केंद्र है वो संपाती नहीं होता। संपाती का मतलब एक ही बिंदु के ऊपर दूसरे बिंदु का आ जाना, संपाती होना है। तो अगर अलग अलग बिंदु हैं तो वो संपाती नहीं है। तो हमने देखा ध्रुवीय परावैद्युत के ये जो अणु हैं इनमें धनावेश ये अलग दिख रहा है, ऋणावेश अलग। तो ये धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र अलग अलग है। तो ये अलग अलग हो जाने से क्या हुआ, ये तो द्विध्रुव जैसे लगने लगे, जिसका एक सिरा पॉजिटिव दूसरा सिरा नेगेटिव और बराबर आवेश है। तो ये द्विध्रुव के जैसा व्यवहार कर रहे हैं। इसके अणु को हम अणु द्विध्रुव भी कहते हैं। अगर ये अणु द्विध्रुव हैं तो द्विध्रुव का अपना द्विध्रुव आघूर्ण होता है। मतलब जब हम इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में घूमने लगते हैं, तो ये भी घूमते हैं। तो अगर ये घूमते हैं, इनके पास आघूर्ण भी है, तो इनका जो पदार्थ है उसका भी अपना नेट द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए। लेकिन इनके जो पदार्थ हैं उनके पदार्थ मतलब एक अणु के पास तो द्विध्रुव चूंकि वो है इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण है, लेकिन इनके पूरे पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आपस में बंद श्रृंखलाएं बना लेते हैं और अपने प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, जैसा हम चित्र में देख पा रहे हैं। तो वो यहाँ लिखा है कि इनका धनावेशों का केंद्र ऋणावेशों के केंद्र से संपाती नहीं है, अर्थात इनका प्रत्येक अणु एक द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। इसका अपना स्वयं का द्विध्रुव आघूर्ण भी है। अब चूंकि ये द्विध्रुव के जैसा व्यवहार कर रहे हैं इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, ध्रुवीय परावैद्युत। अब इसका कोई एग्जाम्पल है क्या, तो बिल्कुल है, H2O, HCl आदि। फिर हमने लिखा कि चूंकि प्रत्येक अणु स्वयं एक द्विध्रुव है, उसका द्विध्रुव आघूर्ण भी है, लेकिन ये अनियमित रूप से बिखरे हैं, इस कारण इनका जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण है वो शून्य है। अब अध्रुवीय का नाम अध्रुवीय क्यों है? जैसे ध्रुवीय का नाम ध्रुवीय क्यों बन गया, क्योंकि इसमें द्विध्रुव जैसा काम हो गया।
धनावेश और ऋणावेश अलग अलग हो गए। तो आध्रुवीय मतलब वे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेशों का केंद्र तथा ऋणावेशों का केंद्र संपाती होता है, मतलब एक ही पॉइंट पर धनावेश का केंद्र भी है और ऋणावेश का केंद्र भी है, तो इनके ध्रुव या इनके सिरे नहीं बन पाए, इसलिए क्या नाम दे दिया इनको, अध्रुवीय परावैद्युत। अब चूंकि ये द्विध्रुव नहीं बना रहे हैं, इसलिए इनके अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 है। अब ऐसा कोई उदाहरण है क्या, तो बिल्कुल है, H2O2 CO2 आदि जो अपनी गैसें हैं वो सभी आध्रुवीय परावैद्युत की श्रेणी में आती हैं। अब चाहे ध्रुवीय हो या अध्रुवीय, आपने धनावेश भी देखा ऋणावेश भी देखा, लेकिन ये धनावेश की मात्रा ऋणावेश की मात्रा के बराबर है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुए हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं गया है, तो जितना धन है उतना ही ऋण है, इसलिए ये विद्युत रूपेण कैसे हैं, उदासीन होते हैं। तो यहां तक हमने ये समझ लिया कि परावैद्युत क्या है और उसके कितने प्रकार हैं। अब हम देखने वाले हैं परावैद्युत का ध्रुवण। परावैद्युत के ध्रुवण में ही हम समझेंगे इस विद्युतीय प्रभाव को कि कैसे इन पर आवेश प्रेरित होता है। तो फ्रेंड्स, ध्रुवण शब्द का मतलब होता है ध्रुव बनना, मतलब द्विध्रुव बनना। अभी जो उनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो गया था, यदि उनमें हमने द्विध्रुव आघूर्ण को प्रेरित कर दिया तो वो ध्रुवण कहलाएगा। अब लेकिन ये कैसे होगा, तो एक बार पहले हम चित्र के माध्यम से समझें, फिर ये जो लिखा हुआ है इसको बताता हूं। ये हमारे पास बताइए कौन सा था, जी हाँ, ये तो हमारा ध्रुवीय परावैद्युत है। तो जब हमने इस ध्रुवीय परावैद्युत को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा, तो विद्युत क्षेत्र हम कैसे बना रहे हैं, देखो ये हमने चालक प्लेट ली है, एक पर धनावेश दिया, एक पर ऋणावेश दिया और धन से ऋण की ओर हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र। तो ये प्लेटें क्या करेंगी, ये धनावेश वाली प्लेट जो है वो इन अणुओं का जो ऋणावेश होगा उसको अपनी ओर आकर्षित करेंगी और जो धनावेश होगा उसको प्रतिकर्षित कर देंगी। ऐसे ही ये ऋणावेश वाली प्लेट क्या करेगी, ये ऋणावेश धनावेश को तो अपनी ओर आकर्षित करेगी और ऋणावेश को अपने से दूर कर देगी। तो इस प्रकार ये जो विद्युत क्षेत्र है ये इन अणुओं पर एक बलाघूर्ण लगाएगा और इनको इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक लाइन में जमाने का प्रयास करेगा। तो जैसे जैसे हम इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाते जाएंगे, इन पर लगने वाला बलाघूर्ण बढ़ता जाएगा और ये श्रृंखलाएं टूटती जाएंगी और अंततः ये सब अणु एक निश्चित क्रम में ऐसे जम जाएंगे। अगर ये निश्चित क्रम में जम गए तो आप देखो इनके एक सिरे पर ये माइनस आ गया, दूसरे सिरे पर प्लस आ गया है, मतलब इनका जो सिरा है वो द्विध्रुव जैसा काम करने लगा या चालक जैसा व्यवहार करने लगा। विद्युत क्षेत्र में रखने पर चालक के एक सिरे पर ऋण प्रेरित होता है, दूसरे सिरे पर धन, ऐसा ही तो इसमें हो रहा है ना। तो यही घटना क्या कहलाती है, ध्रुवण। मतलब जो इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 था, अब एक सिरा नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव आ जाने से अब नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं है। ऐसा ही किसमें होता है, आध्रुवीय में होता है। देखिए ये हमारे पास आध्रुवीय था, अब इसका तो धन और ऋण दोनों एक ही पॉइंट पर था। तो जैसे ही हमने इसको इस विद्युत क्षेत्र में रखा, तो विद्युत क्षेत्र में रखने से क्या हुआ, ये जो समान आवेश हैं, मतलब धन ने धन को धक्का दिया, तो जो पॉजिटिव चार्ज का केंद्र था वो खिसककर थोड़ा दूर हो गया और पॉजिटिव ने नेगेटिव को आकर्षित किया, तो नेगेटिव भी अपने सेंटर से हटकर थोड़ा सा इसकी ओर खिसक गया। तो ये जो एक के ऊपर एक पॉइंट था, देखो ये दो अलग अलग पॉइंट में हमको दिख रहे हैं, पॉजिटिव अलग और नेगेटिव अलग। तो ये यहाँ पर अध्रुवीय थे लेकिन यहाँ तो ध्रुवीय हो गए हैं। तो इस प्रकार जितने भी ये हमारे अध्रुवीय के अणु थे वो सब का धन विद्युत क्षेत्र की दिशा में खिसक जाएगा, ऋण इसके विपरीत, और सारे के सारे अणु एक द्विध्रुव बन जाएंगे जो एक निश्चित क्रम में विद्युत क्षेत्र की दिशा में जमे होंगे। मतलब इन पर भी द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाएगा, इनका भी एक सिरा प्लस और दूसरा सिरा माइनस आवेश को प्रेरित कर लेगा। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। देखो यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप इससे अपने नोट्स बना सकते हैं।
जब किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ध्रुवीय परावैद्युत का प्रत्येक अणु बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने लगता है। ये इसकी बात चल रही है। ये जो ध्रुवीय परावैद्युत है, इनका प्रत्येक अणु इस बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित, मतलब किसी एक रेखा में जमना, संरेखित होने लगता है। जैसे जैसे बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने वाले अणुओं की संख्या भी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे आप बाहर की तीव्रता बढ़ाएंगे, बाहर का बल बढ़ेगा, इनके बल कमजोर पड़ेंगे, अंततः इनको टूटना होगा और इस बाहर वाले विद्युत क्षेत्र की दिशा में ये जम जाएंगे। अर्थात पदार्थ में परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। क्योंकि ये अब एक द्विध्रुव बन गया तो इसमें द्विध्रुव आघूर्ण भी आ गया और ये विद्युत, जैसे चालक था ना, वैसा चालक का जो प्रभाव था, जिसको हम विद्युतीय प्रभाव कह रहे हैं, वो प्रदर्शित करने लगता है। ऐसे ही आध्रुवी में हमने देखा था, देखो इसमें यही लिखा है। इसी प्रकार आध्रुवीय परावैद्युत के प्रत्येक अणु के धनावेशों का केंद्र विद्युत क्षेत्र की दिशा में, यही था ना, ये धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूर गए थे, तथा ऋणावेशों का केंद्र विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत, विपरीत मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है प्लस से माइनस, इस ओर कौन खिसका, धन, इसके विपरीत कौन खिसका, ये पीछे ऋण, विस्थापित हो जाता है, जिससे प्रत्येक अणु में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। अर्थात पदार्थ में परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो ध्रुवण क्या हुआ? इस प्रकार स्पष्ट है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर परावैद्युत पदार्थ में द्विध्रुव आघूर्ण का प्रेरित हो जाना परावैद्युत का ध्रुवण कहलाता है। फ्रेंड्स, मेरा इस प्रकार नोट्स बनाकर फिर आपको समझाने का उद्देश्य यही है कि आप इसमें से देखकर अपने नोट्स अच्छे से तैयार कर सकें। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम ये समझ गए कि परावैद्युत का ध्रुवण क्या होता है। ये जो विद्युतीय प्रभाव का प्रदर्शन करने वाली बात है, ये क्या है। अब हम आगे ये देखने वाले हैं कि इस परावैद्युत के आ जाने से हमारा विद्युत क्षेत्र किस प्रकार प्रभावित होता है। विद्युत क्षेत्र में परावैद्युत का प्रभाव, तो मैंने लिख दिया है यहाँ, परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है। आपने जब चालक को विद्युत क्षेत्र में रखा था तो चालक ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को शून्य कर दिया था। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य थी। अब वैसा ही कुछ प्रभाव ये परावैद्युत भी दिखा रहा है। तो क्या ये भी शून्य कर पा रहा है? तो यहां हम लिख रहे हैं घट जाती है, शून्य नहीं लिख रहे हैं। क्यों? चलिए ये समझते हैं। तो ये लगाया हमने दो प्लेटें जिस पर पॉजिटिव चार्ज लिया, नेगेटिव चार्ज लिया और इस प्रकार बन गया एक हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र, जिसके बीच में अभी वायु है, जिसकी तीव्रता विद्युत क्षेत्र की हमने वेक्टर ई ली है। अब इसके बीच में हमने रख दिया ये माध्यम जो कि परावैद्युत है, तो इसका हुआ ध्रुवण। इसके ध्रुवण हो जाने से ये एक सिरे पर नेगेटिव चार्ज आया, दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज आया। अंदर क्या हुआ? तो ये प्लस माइनस जो पास पास है, एक दूसरे को कैंसिल किया, तो अंदर का चार्ज प्लस माइनस खत्म कर रहा है, लेकिन ये एक सिरा नेगेटिव बन रहा है और दूसरा सिरा पॉजिटिव बन रहा है। तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव बन जाने से पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। देखो, बाहर वाला विद्युत क्षेत्र ये प्लस से माइनस इस डायरेक्शन में, अंदर वाला विद्युत क्षेत्र ये प्लस से माइनस मतलब इसके विपरीत डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये अपोजिट है। तो जब परिणामी हम देखेंगे तो दोनों को घटा कर ही देखेंगे, मतलब घटेगी तो सही। चलिए, हमने घटाया, इस बाहर वाले में से आंतरिक को घटाकर देखा, आंसर कितना आया? तो आंसर यहाँ 0 नहीं आया, चालक में 0 आ रहा था। चालक में 0 आने का मतलब जितना विद्युत क्षेत्र बाहर है उतना ही विद्युत क्षेत्र अंदर उत्पन्न हो रहा है, लेकिन इस परावैद्युत में 0 नहीं आ रहा है। मतलब आंतरिक विद्युत क्षेत्र इस बाहर वाले विद्युत क्षेत्र के बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये तो अणुओं के कारण ऐसा हो रहा है। तो अब 0 नहीं कर पाया, लेकिन कम तो कर पाया। अब कितना कम कर पाया, ये चीज अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग है। अलग अलग माध्यम की परावैद्युत सामर्थ्य अलग अलग होती है। अब किस माध्यम की कितनी है, इसको नापने के लिए ही
जो एक राशि है जिसको हम बोलते हैं परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक को हमने जब कूलाम का नियम पढ़ा था वहां भी समझा था, डेफिनेशन वहीं से ली गई है। किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा वायु निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, जिसको हम दिखाते हैं कैसे। ये निरपेक्ष विद्युतशीलता माध्यम की बटे आपेक्षिक। अब ये विद्युतशीलता क्या चीज है, तो विद्युतशीलता का मतलब भी मैंने वहां आपको समझाया, एक बार संक्षेप में फिर देख लेते हैं। विद्युतशीलता मतलब विद्युत को अपने में से गुजरने देने की क्षमता, अपने में से विद्युत को ये गुजरने देगा या नहीं देगा, इसकी परमिशन जो है, जिसको हम परमिटिविटी भी कहते हैं, विद्युतशीलता कहलाती है। तो गुजरने नहीं देगा मतलब रोकेगा, जिसको हम रोकने की क्षमता भी कह सकते हैं, इसलिए इसका नाम परावैद्युतांक है। अब ये समान राशियों का अनुपात है, इसलिए मात्रकहीन विमाहीन राशि है। चूंकि ये विद्युतशीलताओं का अनुपात है, इसलिए परावैद्युतांक को आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहा जाता है, और एप्सिलॉन आर से भी इसको हम दर्शाते हैं। अलग अलग माध्यम का परावैद्युतांक ये अलग अलग है, जो हमने यहाँ लिखा है। देखो, वायु का 1 होता है, फिर इससे ज्यादा ये ऊपर चलते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा किसका है? धातुओं का, जो कि अनंत। तभी जो धातुएं हैं वो धातुएं तीव्रता को शून्य कर देती हैं। अब कोई परावैद्युत माध्यम कितना कम करेगा, इसके लिए हमने यहाँ पर ये संक्षेप में छोटे छोटे कुछ सूत्र बना दिए हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि माध्यम में यदि हम तीव्रता देखना चाह रहे हैं तो वायु की जो तीव्रता है उसमें आप परावैद्युतांक का भाग लगा दें तो इतना कम हो जाती है माध्यम की तीव्रता। अब चूंकि तीव्रता कम हो रही है, इसका मतलब बल भी कम हो गया, तो ये भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो। विभव भी कम हो जाएगा, तो ये भी आप के का भाग लगा के निकाल सकते हो। लेकिन जो धारिता है, जिसको हम दिखाते हैं सी से कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। अब विद्युत धारिता कैसे बढ़ती है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा वीडियो, जिसमें मैंने धारिता को समझाया है। ये तीनों चीजें आप देख चुके हैं कि माध्यम के आ जाने से तीव्रता, बल और विभव कम होता है। कितना कम होता है? तो के व भाग रह जाता है। तो हम इनकी सहायता से भी के की डेफिनेशन बना सकते हैं। देखो, ये हम इसको नीचे ले आए तो ई वायु बटे ई माध्यम, ऐसे ही एफ वायु बटे एफ माध्यम, या विभव वायु बटे विभव माध्यम वाला। धारिता में उल्टा होगा, माध्यम ऊपर और वायु नीचे, क्योंकि ये के गुना है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने आपको परावैद्युत माध्यम के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो से सारे अच्छे अच्छे अपने नोट्स तैयार कर लें, ताकि आपको कहीं कोई डाउट ना रह जाए। नमस्कार।